नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत वत्स और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक एशिया न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सभी पार्टियों ने चुनाव में अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी 2024 चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा होने में समय है। चलिए इस मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मिस्टर मुकेश वत्स। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में। धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो क्या इस बार का चुनाव दमदार होगा या फिर एक तरफा? निशांत, बहुत अच्छा सवाल तुमने किया कि चुनाव दमदार होगा या एक तरफा। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि चुनाव कभी एक तरफा नहीं होता है। चुनाव दमदार ही होता है। विपक्ष पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरता है और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है जी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में इस बार दमदार क्या होगा। देखो, अगर गठबंधन सही से बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सरकार में है और 10 साल के उनके सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी देखा जाएगा इस बार के चुनाव में। निशांत सर, अभी आप काफी सारी जगह जाके सर्वे करके आए हैं, तो बीजेपी की क्या रणनीति होगी इस चुनाव के लिए? देखिए, बीजेपी की रणनीति तो हमेशा एक ही रही है कि उनके जो अपने मुद्दे थे, जो चुनावी वायदे थे, जो उन्होंने चुनाव के दौरान में तय किए थे कि हमने ये सब जो भी काम उन्होंने किए हैं, तो उनका जो पहला चुनावी घोषणा पत्र था 2014 का, तो 2014 का जो चुनाव हुआ और 2019 का जो चुनाव हुआ, तो उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे, अब देखना यह है कि उनमें कितने वायदे पूरे हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वायदे अभी तक किए हैं वो सारे पूरे हुए हैं, चाहे वो कश्मीर को लेके हो, चाहे राम मंदिर को लेके हो या विकास को लेके हो। निशांत सर, बीजेपी के आगे विपक्ष हमेशा चुनौती पेश करता आया है, क्या इसका फर्क पड़ेगा चुनाव में? देखो, भारतीय जनता पार्टी के सामने सभी पार्टी जो हैं एकजुट होकर चुनाव लड़ती हैं और हमेशा चुनौती ही पेश होती आई है। जब कांग्रेस सरकार में होती थी तो बीजेपी हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाती थी। इस बार जो है विपक्ष जो है बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस चुनौतीपूर्ण भूमिका में जो है भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह से इस बार भी शायद चुनौती देने के लिए तैयार है। विपक्षी गठबंधन 2024 चुनाव के लिए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा? देखिए, गठबंधन को लेकर जो अभी चर्चा चली आ रही है, अभी देखिए अभी 5 राज्यों में निशान चुनाव हुए, 5 राज्यों में गठबंधन काम नहीं कर पाया। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव से पहले गठबंधन बन गया था और गठबंधन की भूमिका भी तय हो गई थी। सीटों के बंटवारे को लेकर भी बहुत सारी बातें आई सामने, लेकिन क्या हुआ कि गठबंधन में आपसी फूट हो गई सीटों को लेकर और आप देखो कि बीजेपी को उसका फायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इनको एकजुट होने नहीं देती है, इनके अंदर फूट पड़ जाती है या किसी चीज़ों को लेके हो जाता है। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी फूट डाल रही है, फूट तो इनमें आपस में पड़ रही है। अब ये गठबंधन जो बनता है, इनकी जो प्लानिंग होती है ना, वो सही से नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के साथ देखो जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल जो गठबंधन में हैं, एनडीए में हैं, वो सब एकजुट हैं जी। पिछले 3 चुनाव को देखिए आप, 2014, 2019 और ये तीसरा चुनाव 2024 में, उनके गठबंधन में जो लोग शामिल थे आज तक उनके साथ हैं और जो विपक्ष का गठबंधन है वो भागता नजर आता है। तो इसलिए गठबंधन पे अभी बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती। निशांत सर, इसी को लेकर मेरा अगला प्रश्न है, क्या बीजेपी विपक्ष को घेरने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करेगी? देखो, ये तो हमेशा ना विपक्ष हमेशा ये कहता है कि हम लोगों को जो है चुनाव से पहले जो है घेरा जाता है और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पर हमेशा से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये एलिगेशन लगते रहे हैं। इससे पहले जब कांग्रेस सरकार में होती थी तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे इस तरह के एलिगेशन लगाती थी कि कांग्रेस जो है चुनाव के दौरान ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, आयकर और ये सब दुनिया भर की रेडें डलवाती है और इसलिए चुनाव को प्रभावित करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जब बात करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। अब देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विपक्ष इस बात को मुद्दा बना के चलता है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके ये परेशान करते हैं और चुनाव में जो है उसका प्रभाव पड़ता है। चुनावी मैदान में बीजेपी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रंग लाएगा? अब भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में काम तो किया है निशांत जी। अब काम किया है तो चुनाव में तो रंग लाना चाहिए उनका रिपोर्ट कार्ड। आप देखिए, विकास तो दिख रहा है ना, धरातल पे है। विपक्ष पर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बस हिंदुत्व और सनातन पे चुनाव करते हैं, रोजगार इन्होंने दिया नहीं है।
देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है ऐसा नहीं है कि सनातन पे ही काम करती है, और ऐसे अगर सनातन पे ही काम होता तो आप आज जो है यहाँ से लखनऊ जो है 6 घंटे में या 5 घंटे में पहुँच जाते, यहाँ से मुंबई 8 घंटे में पहुँच जाते, अगर सनातनी का ही वो रहता तो, एजेंडा रहता तो। भारतीय जनता पार्टी धर्म की पार्टी है ऐसा नहीं है, लेकिन विकास की भी पार्टी है। और पिछले 10 सालों में जो मोदी जी के शासन में कई राज्यों में जो है अच्छा विकास हुआ है। पूरे देश में भी ऐसा नहीं है कि विकास की गंगा नहीं बही हो, पूरी तरह से विकास हुआ है, और विकास को लेके ही एजेंडा भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है। और धर्म की राजनीति तो सभी करते हैं, कौन सी पार्टी नहीं करती है निशांत? कांग्रेस का धर्म की राजनीति नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है, समाजवादी पार्टी नहीं करती है, एनसीपी नहीं करती है, कौन सा नहीं करता है? कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे इस तरह की बातें की जाती हैं, पार्टी के द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं। तो ये एक पार्टी के लिए कहना मुझे तो लगता है ठीक नहीं होगा निशांत। सर, ममता बनर्जी का कल एक बयान आया था जिसमें वो कह रही थी कि राम मंदिर को लेकर नौटंकी कर रही हैं चुनाव के लिए। अब देखो ये देखो जब राम मंदिर का फैसला आया था तो ये तो एजेंडा तभी से बना लिया था इन लोगों ने जी। जितनी भी पार्टियां शुरू से ही एजेंडा बना लिया था। अगर ये राम मंदिर का मुद्दा आज इतने साल के बाद हुआ, फैसला हुआ, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये विपक्ष चाहता तो ये फैसला तो आज से 20 साल पहले भी हो जाता, 30 साल पहले भी हो जाता। बिल्कुल। इतनी बड़ी राजनीति इस पे हुई, आप देखो ना, इतनी बड़ी राजनीति हुई, इतने सारे लोग मारे गए, इतनी सारी चीजें हुई, और पूरे देश में क्या क्या हुआ सबने देखा है। तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। ये राम मंदिर का जो मुद्दा था पहले भी हल हो सकता था, अगर पहले की सरकार ये चाहती तो हल हो सकता था निशांत। सर, बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, बीजेपी को चुनौती देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सरकार में है और काम कर रहे हैं। और देखिए, मोदी जी ने ना पूरे देश के लोगों का विश्वास जीता है, सबसे बड़ी है विश्वास जीतना। बिल्कुल। और उन पे लोग विश्वास करते हैं। अब विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं, विपक्ष हमेशा से एक ही बात बोलता है, राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों, मायावती जी हों, और अपना कई सारे जो बड़े नेता हैं, एनसीपी के नेता हैं, तो वो सब एक ही बात बोलते हैं कि पिछले 10 सालों में जो रोजगार है वो उसका जो स्तर है गिरा है। और जो वायदे मोदी जी ने किए थे रोजगार को लेके, सरकारी रोजगार को लेके, प्राइवेट रोजगार को लेके, कि बाहर की कंपनियां आएंगी ये आएंगी, तो देखिए विपक्ष के पास मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि बातें तो इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी करी हैं चुनाव में। बिल्कुल। तो वो सारी बातें तो इनकी भी सही नहीं हुई हैं, तो मुद्दे तो विपक्ष के पास बहुत हैं। अब उनको ये देखना है कि उन मुद्दों को वो कितना पब्लिक तक पहुंचा पाते हैं, पब्लिक उनको कितना एक्सेप्ट करती है। अगर पब्लिक उन मुद्दों को एक्सेप्ट करती है जो इन्होंने बोले हैं, रोजगार को लेके बोले हैं, अब ये डाटा नहीं देते, जैसे कई नेता कहते हैं कि भाई अगर आपने रोजगार दिया है तो वो डाटा कहाँ है, वो डाटा दीजिए आप। हर स्टेट का मुख्यमंत्री जहां डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं वो जारी करें उस डाटा को। तो इस तरह की बातें आई हैं, विपक्ष के पास है, मुद्दे तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात निशांत है कि विपक्ष एक जगह होकर उन मुद्दों को पहले बनाए और उन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे और पब्लिक के बीच में जाके जो है उनको वो साबित करना पड़ेगा, मुद्दा साबित करना पड़ेगा, केवल बोलने से नहीं। देखिए, राजनीति में क्या होता है निशांत, की सिर्फ बोलने से ही होती है सब राजनीति, लोग उसको धरातल पे नहीं देखते। अगर मोदी सरकार ने देश में विकास किया है तो वो विकास का एजेंडा सामने लाएं कि भाई हमने इतनी रोडें बनाई हैं, इतनी जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं, हेल्थ को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके किया है या एजुकेशन को लेके किया है, तो वो सारी चीज़ें जो है पब्लिक के बीच में होनी चाहिए और पब्लिक उसको मॉनिटर करे, देखे कि हाँ ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो सरकार से पूछे और विपक्ष का साथ दे निशांत। सर, विपक्ष भी मांग कर रहा है और पब्लिक भी चाह रही है, और आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग कहते नजर आ रहे हैं कि ये ईवीएम की वजह से जीतते नजर आ रहे हैं। जो ये 400 में से 400 सीट जीतने का वादा कर रहे हैं ये ईवीएम की वजह से है। अगर इनमें दम है तो ये बैलेट पेपर पर चुनाव करें, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, हमेशा विपक्ष ना जब भी चुनाव हार जाता है तो एक ही बात बोलता है, ईवीएम। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार बनती है वहां ईवीएम ठीक होती है। मैं ये सवाल पूछूंगा विपक्ष से। अब ममता बनर्जी ने इतना बड़ा मामला उठाया था ईवीएम को लेके, जब उनकी बंगाल में सरकार बनी तो तब ईवीएम कहां चला गया था? तो अगर ईवीएम इनके हाथ में होता तो बंगाल में भी तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती, या अभी जहां कांग्रेस की सरकार बनी है अभी 5 राज्यों में और इतनी सारी सीटें, अगर ईवीएम का मामला होता तो पूरे देश में इनको चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो ईवीएम से चुनाव जीत जाते। हिमाचल में सरकार कैसे बनी? वहां ईवीएम नहीं थी, वहां भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ था।
तो बीजेपी के लोग बोलते क्यों नहीं इस बात को? बीजेपी के लोग बोलते हैं, उनके प्रवक्ता डिबेट में बोलते हैं, बहस करते हैं और चुनावी मैदान में करते हैं उनके लोग। अगर देखिए ईवीएम, आप ठोस मुद्दा लाइए, ईवीएम को आप वो नहीं बना सकते, टारगेट नहीं कर सकते। यदि ईवीएम टारगेट है तो आप उसको साबित करिए ना, भारतीय जनता पार्टी के सामने, चुनाव आयोग के सामने, कोर्ट में जाइए ना। ईवीएम को लेके क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? कोर्ट से आप लाइए, स्टे लाइए, कोर्ट से आप करवाइए चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव। तो अगर आप इसको बहाना बना रहे हैं, ठीक है, हारने के बाद ईवीएम आता है, हारने से पहले ईवीएम क्यों नहीं आता? मुझे यह समझ में नहीं आया आज तक। अगर ईवीएम हारने से पहले आ जाए तो समझ में आती है, जब आप हार जाते हो तो आप ईवीएम ले आते हो कि भैया चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, उससे नहीं होना चाहिए। सर, अगर विपक्षी गठबंधन होता है तो क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, गठबंधन होता है तो मुश्किल तो बढ़ेंगी, क्योंकि गठबंधन में क्या है कि पूरा विपक्ष है। देखिए, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा अगर गठबंधन हुआ। अगर गठबंधन होता है तो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, जो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर गठबंधन सही से हुआ, सीटों का बंटवारा सही हुआ और इनके अंदर की खींचतान नहीं हुई। अगर अंदर की खींचतान चलती रही तो भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। निशांत। बिल्कुल सर, बीजेपी विपक्षी गठबंधन का लोकसभा 2024 में कैसे सामना करेगी? देखिए, बीजेपी तो अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके बैठी हुई है कि 10 साल में जो उन्होंने विकास किया है जी, ठीक है। दूसरा, जितने भी उन्होंने वायदे किए हैं, अब वो जो बड़े वायदे हैं निशांत, बीजेपी ने शुरू में जब आई थी, नरेंद्र मोदी जी पहली बार जब चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, 2014 के लोकसभा चुनाव की पहले की बात कर रहा हूं मैं, उन कई सारी रैलियों में गया 2014 की रैलियों में, तो उन्होंने देखिए 3-4 बड़े मुद्दे थे। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का निर्माण, दूसरा बड़ा मुद्दा था जम्मू कश्मीर का हल, तीसरा जो मुद्दा था उनका 3 तलाक। तो ऐसे बहुत सारे जो बड़े मुद्दे थे जिनको लेके वो चुनावी मैदान उतरे, तो मुझे लगता है कि वो सारे मुद्दे उन्होंने पूरे कर दिए जो बड़े थे। अब रही छोटे छोटे मुद्दे, जैसे रोजगार की बात भी भारतीय जनता पार्टी करती आई थी, तो रोजगार पर थोड़ा सा चैलेंजेस रहा है पिछले 10 सालों में। ऐसा नहीं है, नहीं, शिक्षा के तो स्तर में देखिए बहुत सुधार हो रहा है। हमारा देश अब जो है, पहले देखिए लोग पढ़ने नहीं जाते थे, गांव गांव स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में भी ये मजबूत कर रहे हैं, एजुकेशन को बहुत मजबूत किया है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के स्तर पर, हेल्थ के स्तर पर बहुत सारी जगह उन्होंने काम किए। और थोड़ी बहुत तो देखिए कमियां हर जगह रही जाती हैं। अब जो पहले की सरकारें थे, आज़ादी के बाद लंबे शासन कांग्रेस ने किया है, क्या हुआ है? तो सुधार हुआ है। देखिए, वो भी समय एक ऐसा था कि आज़ादी के बाद हम नया देश बना था, हम डेवलपमेंट थे, अंग्रेज हमें सब लूट लाट के ले गए थे यहाँ से, तो हमने बहुत, उस समय की सरकार को भी हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, तो उन्होंने भी काम किया है और देश तरक्की की तरफ। राजीव गांधी जी ने बहुत कंप्यूटर युग आया तो लाए थे वो, ऐसा नहीं है कि उनको हम दोषी ठहरा किसी चीज़ के लिए, काम उन्होंने भी बहुत किए हैं। लेकिन 10 सालों में जो काम की क्रांति है वो बढ़ी है, ये कहा जा सकता है। निशांत सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है आजकल, जिसमें एक बंदा कहता नजर आ रहा है कि पप्पू पास हो गया, आज तक पप्पू कभी फेल नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, किसी भी नेता को, देखिए मोदी जी को फेंको लोग बोल देते हैं, राहुल गांधी जी को पप्पू बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं। देखिए, राजनीति में इस तरह की बयानबाजी चलती रहती है। सोशल मीडिया सही मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम हो सकता है अच्छा, लेकिन प्रमाणित माध्यम नहीं है। आप देखो कितनी सारी वीडियो फेंक आती हैं और कितने उन फेक वीडियो से कितना बड़ा मतलब हानि होती है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है सोशल मीडिया को लेके, जो है सरकार भी चाहती है कि पुख्ता चीज़ें सामने आए। और मैं लोगों से भी ये कहूँगा कि इस तरह की जो वीडियोस हैं ये वायरल करते हैं, रील वायरल करते हैं, पार्टी कोई सी भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, बसपा हो, एनसीपी हो, कोई भी पार्टी हो, शिवसेना हो, इस तरह के जो मुद्दे सोशल मीडिया पर नहीं आने चाहिए, इस तरह की रील वायरल नहीं होनी चाहिए। और ये चुनाव के समय में ज़्यादा आती है, मैं आजकल रोज़ सोशल मीडिया पर ये सब देखता रहता हूँ। कुछ कांग्रेस के लोग कैंपेन चलाते हैं कि फेंकू फेंकू फेंकू, अरे भैया फेंकू है तो क्या फेंक दिया वो बताएं। दूसरा, ये पप्पू है तो भैया कैसे पप्पू है वो बताएं। तो इस तरह की जो वीडियो आ रही है, मुझे नहीं लगता राजनीति में इस तरह की वीडियो आनी चाहिए। स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए और ईमानदारी से, जिम्मेदारी से और अपने काम को लेकर, विकास को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए।
और विपक्ष को भी अपने एजेंडे रखने चाहिए कि वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए वही चार बातें लेके घेरने से कोई फायदा नहीं है। निशांत जी सर, आखिरी सवाल मेरा ये होगा, 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इस पर आपकी क्या राय है? देखो इस तरह की बातें करना तो अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी लोकसभा 2024 के किसी भी प्रत्याशी की घोषणा हुई। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में अभी से जो है एक ये बड़ी हलचल है कि जो सिटिंग एमपीज हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के टिकट कटेंगे, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। क्योंकि मोदी जी ये चाहते हैं कि जो पुराने लोग बैठ जाते हैं 10-10, 20-20 साल तक राजनीति करते हैं, वो जो है उस जगह पे कब्जा कर लेते हैं और मनमानी करते हैं। तो इस तरह की जो खबरें पीएमओ को गई हैं और प्रधानमंत्री तक पहुंची है, तो प्रधानमंत्री जी जो है ये चाहते हैं कि नए युवा लोग राजनीति में आए। और देखिए उसका विकल्प ये रहा कि 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री बदले हैं, वो ऐसे मुख्यमंत्रियों को हटाया गया है जो बहुत दमदार मुख्यमंत्री थे और बहुत लंबे समय से राजनीति में थे। तो देखो ये प्रयोग तो लोकसभा विधानसभा चुनाव से मोदी जी ने करना शुरू कर दिया है। तो अभी जो खलबली मची हुई है, वो सबसे बड़ी खलबली मची हुई है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर। अब देखते हैं, ये देखना यह है कि नए प्रत्याशी आएंगे तो पार्टी के लिए चुनौती होगी। अब वो जो पुराने प्रत्याशियों के टिकट करेंगे तो इधर उधर भागेंगे, क्योंकि देखिए 10 साल से 15 साल से जो आदमी किसी लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसका नेटवर्क तो बड़ा हो जाता है। अगर वो विपक्ष के पास हाथ लग गया मुद्दा, अगर टिकट करते हैं जी, तो विपक्ष को मौका देगा और विपक्ष की वोटें, और उसने जो पिछले 10 साल 12 साल में काम किया है लोकसभा के प्रतिनिधि ने अगर अच्छा काम किया है, उसकी वोटें, तो वो इस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है। अभी देखो हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई थी, जेपी नड्डा जी भी थे और पार्टी के सभी शीर्ष नेता बैठे थे, तो वो सब चीज़ों पर मंथन चल रहा है। अब तो यह है कि प्रत्याशी जब घोषणा हो जाएगी, और एक तो ये बात प्रत्याशी की घोषणा, दूसरा गठबंधन होता है या नहीं होता। देखो ये 2-3 बातें हैं। अगर गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगा, अगर गठबंधन नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव जीतना आसान होगा। जैसे 2 बार का चुनाव अभी देखा, 2014 का देखा, हमने 19 का देखा, तो भारतीय जनता पार्टी आराम से चुनाव जीती, कोई उसको उनके लिए मुश्किल नहीं थी। ठीक है, इसी तरह 2024 में भी देखा जा रहा है। अगर गठबंधन पे डिपेंड करता है, मैं अभी इस जल्दबाजी नहीं होगी, अगर गठबंधन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगा। ठीक है, उनके मुद्दे क्या होंगे, ये एक चुनौती का मुद्दा होगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन तोड़ने में कामयाब हो जाती है और अपने पुराने प्रत्याशियों पे भरोसा करती है, नए लोगों पे भरोसा करती है, वो कितनी सीटें निकालते हैं तो। लेकिन आज की स्थिति को अगर मैं देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है और 10 साल से सत्ता में है और काम को लेके वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप भी, तो मैं यही कहूंगा कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना लेगी। निशांत सर, एक प्रश्न और है मेरा आपसे, बसपा के क्या लगता है आपको, बसपा की कोई रणनीति है चुनाव के लिए? देखिए बसपा एक ऐसी पार्टी रही है, बसपा के पास जो वोटर है निशांत, मैं बताऊं, बहन जी के पास जो वोटर है वो सभी समुदाय का है। बहुजन समाज पार्टी जब शुरू में आई थी तब तो दलितों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन बहन जी ने उसको जो है बदल दिया। बहन जी ने उसको सब समाज की पार्टी बनाया, मुस्लिम भी उसमें थे, ठाकुर भी उसमें थे, जाट भी उसमें थे, ब्राह्मण भी उसमें थे। तो ऐसी एक पार्टी बनाई गई थी। देखिए उत्तर प्रदेश में बहन जी 2-3 बार जो सत्ता में आई तो उनका एक कॉम्बो था कि जहाँ पे जाट है ज़्यादा हैं और उन्होंने एक दमदार जाट को चुनाव लड़ा दिया और हरिजन वोट उनके को ट्रांसफ़र हो जाता था और भी उनको अदर्स वोट मिल जाता था, क्योंकि उनका एक कॉम्बो था कि उनकी पार्टी के अंदर ब्राह्मण भी होते थे, उनकी पार्टी के अंदर ठाकुर भी होते थे, उनकी पार्टी के अंदर दलित भी होते थे, उनकी पार्टी के अंदर बनिए भी होते थे। तो वो एज ए टिकट बांटती थी। इस तरह से उनकी अलग इंजीनियरिंग कह सकते हैं उसको, बड़ी अच्छी उनकी वो थी और उसको बहुत सारे पार्टियों ने उसकी कॉपी भी की। लेकिन बहन जी ने जो है बहुत अच्छा कॉम्बो बना के चुनाव लड़ी थी। क्या हुआ पिछले चुनावों में, जो पिछला 2019 का चुनाव था तो अखिलेश के साथ उनका था गठबंधन, तो उसमें क्या हुआ कि अखिलेश को तो सीटें नहीं आई लेकिन बहन जी को 10-11 सीटें आ गई। तो इस बार मुझे नहीं लगता बहन जी किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लेंगे। अभी तक की जो सूचनाएं आ रही हैं, जो राजनीतिक सर्वे आ रहे हैं या राजनीतिक नेताओं की आ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े शीर्ष नेता उनसे जो हम लोग संपर्क करते हैं, उसमें यही आ रहा है कि बहन जी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और पुराना कॉन्सेप्ट उनका रहेगा कि जहाँ पे मुस्लिम है उनको मुस्लिम लड़ाएंगी, जहाँ पे ब्राह्मण है वहाँ ब्राह्मण लड़ाएंगी, जहाँ पे ठाकुर है वहाँ ठाकुर लड़ाएंगी, जहाँ पे बनिया है वहाँ बनिया लड़ाएंगी और जहाँ दलित है वहाँ दलित लड़ाएंगी। तो उनका वो कॉम्बो अगर सक्सेस हो गया और कुछ सीटें उनकी आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी।
सर अखिलेश यादव का भी एक बयान आ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि सबको एकजुट होकर लड़ना होगा, तो क्या वो बीजेपी से डर गए हैं? देखिए, अखिलेश यादव का जो स्तर है वो उत्तर प्रदेश है जी। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हमेशा नंबर 2 की पार्टी में रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करें तो हम बीजेपी की स्थिति सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पे हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की स्थिति अच्छी है। अब देखिए, पहले तीसरे नंबर की जो पार्टी होती थी, जो फाइट करती थी, वो बहुजन समाज पार्टी थी। तो आज भी अगर हम देखें सीटों के हिसाब से, लोकसभा की सीटों के हिसाब से, तो आज जो पीछे 2019 का चुनाव था निशांत, तो पहले नंबर की पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें आई थी वो भारतीय जनता पार्टी गई, और दूसरे नंबर पे जो सीटें आई थी वो बहुजन समाज पार्टी की आई थी। चाहे वो गठबंधन में आई हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आज पिछले चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी, और तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव थे, और चौथे नंबर पर कांग्रेस थे, क्योंकि इनकी सीटें एक दो सीटें थी। तो ये आंकड़ा था। लेकिन चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में पिछली बार हुआ, तो समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी थी, और बहुत मजबूत चुनाव लड़ी थी, और उन्होंने बड़ी चुनौती दी, और उससे जो है पार्टी का स्तर बढ़ा। तो बसपा की स्थिति बिल्कुल डाउन हो गई, जबकि उनकी 10 एमपी थे, 10-11 एमपी थे, उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव में वो फेलियर रहे। तो नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी है। नंबर 3 की पार्टी में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, अन्य पार्टी आती हैं। तो अभी स्थिति जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, वो अखिलेश यादव का बयान यह है कि अगर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते हैं पूरे देश में, तो उनकी उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर होगी। वो अपनी स्थिति उत्तर प्रदेश में बेहतर चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़े, या जो छोटे छोटे पार्टीज हैं, जैसे अपने रालोद है, जयंत चौधरी जी हैं, या और पार्टी के ऐसे कई छोटी छोटी पार्टियां जो बहुत प्रभावित करती है, जिनका बहुत अच्छा वोटर है, तो वो चाहते हैं कि सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दें। अगर वो एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो उसका फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी बहुत ताकतवर हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ताकतवर हैं। तो इस तरह से जो है कई राज्यों, जैसे अपना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो इन राज्यों में जो अगर ये फर्क डाल दिया इन्होंने, यहाँ से सीटें निकल जाती हैं। देखो, मेजरली फर्क कहाँ से पड़ेगा? महाराष्ट्र गठबंधन में है शिवसेना, ठीक है जी। अब आ जाइए आप बंगाल में आप जाइए तो ममता बनर्जी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, ये अच्छी पोजीशन के पे हैं। तो अगर एक साथ होते हैं तो इन सारे अगर बड़े नेताओं को एकजुट बैठा देते हैं, नीतीश जी अपने बिहार में हैं, तो ये जो जितने भी बड़े नेता अगर एक जगह आ गए एक एजेंडे में आ गए, जो इंडिया बनाए, निशान जो इंडिया बनाए, जब इंडिया बना था तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हुई थी बहुत ज़्यादा, कि उनको दिखा कि विपक्ष तो एक हो गया है, और वो विपक्ष को 5 राज्यों के चुनाव में बिखेर दिया पूरी तरीके से। अगर ये ना बिखरे, एक साथ ईमानदारी से पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ें, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित चुनौती होगी, निश्चित रूप से चुनौती होगी, और हो सकता है सरकार बनाने से रोका भी जा सके। निशांत सर, पर इंडिया गठबंधन का मुद्दा क्या है? मेरे को लगता है इनका मुद्दा बस बीजेपी को हटाना है, इनको और कोई बड़ा मुद्दा है नहीं लड़ने के लिए चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब एनडीए बनाई थी तो क्या था? कांग्रेस को हटाने के लिए मुद्दा ही तो था जी। जब भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए बनाया, एनडीए जब बना, एनडीए किस लिए बनाया गया था? कांग्रेस को हटाने के लिए बनाया था, नहीं बनाया था? तो उसी तरह से अगर आज बीजेपी को हटाने के लिए ये इंडिया बना रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कोई गलत है। भाई, लोकतंत्र है, उनका एजेंडा होना चाहिए कुछ, जिससे उनको वोट मिले। देखिए, बिगर एजेंडे के तो कोई चुनाव नहीं लड़ता ना निशांत। भारतीय जनता पार्टी बिगर एजेंडे के चुनाव लड़ती है, शुरू से एजेंडे थे, आज भी एजेंडे हैं, कल भी एजेंडे रहेंगे उनके, ठीक है। धर्म की राजनीति सब करते हैं, हर पार्टी करती है, कोई पार्टी ऐसी नहीं जो धर्म की राजनीति नहीं करती हो, सारी पार्टी धर्म की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी करती है और भी लोग करते हैं। एजेंडे सबके पास है, बस सोच का फर्क है और विश्वास का फर्क है। लोग देखिए कितना विश्वास लोग आप पे करें। 140 करोड़ जनता वोट देती है जी, ठीक है, 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की। अब वो जब वोट देती है तो वो आपके विश्वास पे वोट देती है। अगर मैं मोदी जी पे विश्वास करता हूं तो मोदी जी को वोट दूंगा, अगर मैं राहुल गांधी पे विश्वास करूंगा तो राहुल गांधी को दूंगा। तो एजेंडे ऐसे होने चाहिए कि जिन पे आप पब्लिक का विश्वास जीत सको। आज तक, अभी तक पिछले 10 सालों में केवल एक नेता ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लोगों पर विश्वास किया है और लोगों ने उन पर विश्वास किया है जी। जनता पर मोदी जी का विश्वास है और मोदी जी पर
जनता का विश्वास है। बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी नेता कहाँ हैं, ये बड़ा सवाल है निशांत। पर सर, इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या रहा फिर इसमें? इंडिया का जो एजेंडा है बेरोजगारी उनका एजेंडा रहा है कि भैया इस सरकार ने बेरोजगारी फैला दी जी। काम जो होने थे, जितने इन्होंने वायदे की वो काम नहीं हुए। ठीक है। तीसरा उनका मुद्दा है कि ये लोग काम करने नहीं देते, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां तो काम होता है, बाकी दूसरे राज्यों को प्रभावित करते हैं, ना उनको पैसा देते। एजेंडे तो बहुत सारे हैं उनके पास और लॉजिकली एजेंडे भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब झूठी बातें हैं उनकी, लेकिन वो एजेंडे जो है खाली हवा में हो जाते हैं उनके। देखिए आप मोदी सरकार गारंटी की सरकार, अभी आपने देखा एक ही नारा, मोदी सरकार गारंटी की सरकार। अब वो हर चीज की गारंटी ले रहा है, गारंटी पूरा। आप ये चैलेंज करिए ना कि भाई आपने जो गारंटी ली थी वो गलत ली, झूठ बोल रहे हो आप, ये आपने किया ही नहीं, ये आपने किया ही नहीं। जब तक आप विपक्ष जो है पूरा एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के कामों के एजेंडे की गारंटी का पर्दाफाश नहीं करेगा, तब तक वो विश्वास पब्लिक में नहीं बना सकते। देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे, तो अन्ना हजारे ने आंदोलन करके पूरे के पूरे कांग्रेस को खत्म कर दिया। केवल एक आंदोलन था निशांत जी, जिससे कांग्रेस खत्म हो गई। बीजेपी ने तो उस आंदोलन को हवा दी, लेकिन वो उस आंदोलन से एक नई पार्टी का जन्म हो गया, आम आदमी पार्टी का। जबकि आम आदमी पार्टी केवल आई थी कांग्रेस का विरोध करने के लिए, कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बना के नया एक जन्म कर दिया पार्टी का। तो कांग्रेस कहां आई है उसके बाद से सब साफ है। सर, आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, आम आदमी पार्टी का क्या चल रहा है? वैसे तो वो इंडिया में गठबंधन में है, फिर उनके कांग्रेस के नेता और उनके नेताओं के बीच में बहसबाजी चलती रहती है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म जो हुआ था तो वो कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे थे। कुमार विश्वास थे और प्रशांत भूषण थे, सारे लोग जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आज बने हुए हैं, वो सारे के सारे एकजुट होकर एक आंदोलन कर रहे थे कांग्रेस को हटाने का। जी। तब अंबिका सोनी जो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थी, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उन्होंने कहा यार देखिए, किसी चीज़ पे एलिगेशन करना बहुत आसान होता है, किसी पे आप बोल दो कि भाई ये भ्रष्टाचार किया है, और अंदर चुनौती होती है, लोकसभा में आप आइए ना। तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था कि अगर ये लोग चाहते हैं कि भाई इसका विरोध हो तो आप चुन के आइए ना, पब्लिक चुन के भेजिए। ये बात अरविंद केजरीवाल को दिल पे लग गई, तो उन्होंने उसी दिन जो है पार्टी की घोषणा की। पहले तो उन्होंने अन्ना हजारे जी से पूछा कि भाई मैं पार्टी बनाना चाहता हूँ। अन्ना हजारे देखिए राजनीतिक नहीं थे, उन्होंने कहा भाई मैं ये सब राजनीति में नहीं आना चाहता, अगर आपको लगता है तो आप बनाइए पार्टी, पर मेरा उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। और देखिए, अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद भी नहीं दिया राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए, क्योंकि वो एक समाज सेवा करते थे, सामाजिक आदमी थे, तो केवल उनका उतना ही एजेंडा था जो उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और दिल्ली में चुनाव लड़े, उस सरकार बन गई। वो सारा जो वोट आज कौन सा वोट है उनके पास, सारा का सारा वोट कांग्रेस का वोट है। शीला जी का जो वोट था वो सारा कैप्चर कर गए और आराम से सरकार बना ली। अब देखिए राहबन, अब कांग्रेस के खिलाफ होके तो सरकार बनाई थी उन्होंने, तो एक बयानबाजी तो चलती रहेगी। इंडिया तो देखिए एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहते हैं कि भाई चलो मिलकर हम एकजुट होकर एक आमराय रहकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दें। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे तो फिर हम लोग सक्रिय हो जाएंगे, फिर हम हर राज्य में अपनी सरकार बनाएंगे मिलजुल के। सर, तो बीजेपी की कितनी सीट आएंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी बीजेपी तो जो सीटें उनकी हैं उससे ज़्यादा ही की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। उसका कारण ये है कि जब तक कि पूरे देश में प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के घोषित नहीं हो जाते सभी पार्टियों के, और क्या गठबंधन होगा नहीं होगा, कौन कैसे चुनाव लड़ेगा, इसके बारे में अभी बिल्कुल नहीं कह सकता। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव की तैयारी जो है पिछले साल से ही कर दी थी। ये तो आप आज डिबेट कर रहे हो कि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारी तो 2023 से शुरू कर दी थी, और 5 राज्यों की जो ये भी चुनाव हुए थे उससे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी थी, और इसीलिए 5 राज्यों में जो है उनकी सरकार स्थिति अच्छी आई। 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और 2024 में जो है वो पूरी तरीके से सक्रियता के साथ है, गठबंधन का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है और इंडिविजुअल भी तैयार है। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। ऐसी लोकसभा चुनाव पर चर्चा देखने के लिए जुड़ रहे हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।